हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 12th में और 24 फरवरी को हिंदी का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारो, जो हिंदी का अगर एग्जाम देने जा रहे हो 24 फरवरी को, हिंदी के पेपर में अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो हिंदी के पेपर को आप कैसे पास करोगे, आज के स्पेशल वीडियो इसी पे मैंने बताया हूं कि पास कैसे होगी हिंदी में। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हिंदी का पेपर है, आप लोगों को क्लास 12th का देख पा रहे हो। 2025 का एक मॉडल पेपर मैंने लिया है और इस मॉडल पेपर को मैं खुद सॉल्व करके दिखाने वाला हूं कि हिंदी के पेपर को आप कैसे पास करोगे। 100 नंबर का आप लोगों का पेपर होता है, तो 100 में मेरे प्यारे, जो मेरे ट्रिक की मदद से आप 70 से 75 नंबर बिल्कुल आसान तरीके से ला सकते हो। 70 से 75 नंबर बिना पढ़े मेरे प्यारे, जो बहुत अच्छा नंबर होता है, कम से कम पास तो हो जाओगे आप। ठीक है, तो देखिए, मेरे पास इस पेपर को हल करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय आप लोगों को दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले आप करोगे क्या, सबसे पहले आपको एक कॉपी भरने के लिए आएगा। देखिए, फ्रंट पेज है, इंटरमीडिएट का यह फ्रंट पेज है बोर्ड एग्जाम की कॉपी का। अब मेरे प्यार, जो क्या भरना होगा 24 फरवरी को मैं सब कुछ बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले अनुक्रमांक आपको भरना पड़ेगा। सबसे पहले मेरे प्यारों, जो आपको अनुक्रमांक भरना पड़ेगा, कोई अनुक्रमांक मैं ले लेता हूं यहाँ पे फिलहाल आपको समझाने के लिए कि 42, 65, 32, 95 और 36। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे एक अनुक्रमांक ले लिया। आपके एडमिट कार्ड पे रोल नंबर लिखा रहेगा, वही रोल नंबर आप लोगों को डालना है। दूसरा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, मतलब जैसे ये 4 है तो आपको यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर कामा लगा दीजिए। 2 है तो आप 2 लिखना पड़ेगा। इसके बाद 6 है तो आपको 6 लिखना पड़ेगा, फिर कामा लगाइए। 5 है तो 5 आपको लिखना पड़ेगा, इसके बाद फिर कामा लगाना। इसी तरह आपको करते चलना है। 5 के बाद क्या है आपके पास, 3 है, तो 5 के बाद 3 है तो आप 3 लिखोगे। 3 के बाद आपका 2 है तो आप 2 लिखोगे। अब ये भर गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसके नीचे आप लिख सकते हो। 2 के बाद 9 है तो आप यहाँ 9 लिखोगे, फिर कामा लगाओगे। फिर 5 है तो यहाँ पे 5 लिखोगे। 5 के बाद फिर कामा लगाओगे। फिर 3 है तो आप 3 लिखोगे। 3 के बाद फिर कामा लगाओगे। फिर 6 आ गया तो आप 6 लिखोगे। एक बार मिला लीजिएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 अंकों का था। सही है कि नहीं? बिल्कुल। रोल नंबर बस आप लोगों को सही भरना है। रोल नंबर, एक पेपर कोड, ये 2 चीज सही होना चाहिए। इसके बाद देखिए, विषय में जाहिर सी बात है सामान्य हिंदी है आप लोगों का, तो यहाँ पे डालेंगे सामान्य हिंदी। ठीक है, क्या डालेंगे? सामान्य हिंदी डाल देंगे। एकदम सेम वही बता रहा हूं जो 24 फरवरी को आप लोग लिखोगे मेरे प्यारों, ऐसे ही डाल के आना है सामान्य हिंदी। प्रश्न पत्र पे तो केवल डालना है, केवल प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र में आपको क्या डालना है? केवल डालना है। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक पेपर कोड, मेरे प्यारे बच्चों, पेपर कोड क्या होता है? जो दिया है 302 डीके दिया है, यही 302 डीके यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको। 302 डीके। ठीक है, मैं 302 डीके डाल देता हूं। परीक्षा का दिन, उस दिन आप लोगों का सोमवार है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सोमवार, क्योंकि 24 तारीख को सोमवार पड़ रहा है। ठीक है, तो सोमवार लिखिएगा। परीक्षा की तिथि तो 24 तारीख, फरवरी है तो 2 का महीना। ठीक है, इसके बाद 2025। और पाली में तो द्वितीय पाली डालिएगा, क्योंकि आप लोगों का दोपहर का एग्जाम है 2 बजे से, तो आप यहाँ पे द्वितीय पाली डालेंगे। पाली में क्या डालेंगे? द्वितीय पाली डालेंगे। इसके बाद देखिए, केंद्र का नाम, तो यहाँ पे सेंटर नेम डालना है। जहां पे सेंटर आप लोगों को गया है, जहां पे आप बैठ के पेपर दे रहे हो, उसका नाम डालना है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ अपने चैनल का नाम डाल देता हूँ। ठीक है, आकाश लेक्चरर। ठीक है, आकाश लेक्चरर डाल देता हूँ। बाकी आप लोग एडमिट कार्ड पे देख लीजिएगा कि आप लोगों का सेंटर कहाँ पे गया है, वही चीज यहाँ पे डालना है। ठीक है, बाकी ये नीचे है, ये कक्ष निरीक्षक भरेंगे, इसको आपको छूने की जरूरत नहीं है, बस ये काम बन गया आप लोगों का। चलिए, अब आप लोगों का पहला पेज दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप लोगों का आएगा खंड क। ठीक है, खंड क में आप लोगों के 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, प्रश्न उत्तर पहला में 5 प्रश्न रहेगा, प्रश्न उत्तर दूसरा में 5 प्रश्न रहेगा। 10 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव आता है। कैसे लिखना प्रारंभ करना है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप लिखिएगा यहाँ पे खंड क, ये हो गया आपका खंड क। इसके नीचे स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर दीजिएगा। प्रश्न उत्तर पहला है तो आप यहाँ लिखिएगा, एक लाइन का गैप छोड़कर नीचे लिखिएगा प्रश्न उत्तर संख्या पहला। ठीक है, प्रश्न उत्तर संख्या यहाँ पे पहला, आप मेरे प्यार जो हेडिंग बना लीजिएगा। प्रश्न उत्तर संख्या ये हो गया आपका पहला। फिर स्केल की सहायता से इसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा। स्केल में ले लेता हूं। ठीक है, मैं खुद अंडरलाइन करके आपको दिखा रहा हूं आपके सामने। देखिए, इस तरह आप लोगों को अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे आपका प्रश्न उत्तर जो पहला में है 5 प्रश्न दिए गए हैं। जैसे, आचरण की सभ्यता के लेखक कौन है?
तो आचरण के सभ्यता के लेखक मेरे प्यारे बच्चों कौन है? वो अध्यापक पूर्ण सिंह है। तो चौथा वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब आप कहोगे सर इसमें कोई ट्रिक है क्या? इसमें कोई ट्रिक नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, अगर आ रहा है तो सही बात है, नहीं आ रहा है तो आप कम से कम कोई भी ऑप्शन लिख के ही आना। अगर सही हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो गलत हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आ रहा तो यही काम करेगा, लेकिन कोई ट्रिक आपको कोई नहीं बता सकता है कि पहले का चौथा ही सही होगा। ठीक है, लिखने वाला में लिख सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं बताता है। ठीक है, तो आचरण की सभ्यता के लेखक कौन है? अध्यापक पूर्ण सिंह है। इसी तरह दूसरा क्या है? ख वाला चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो आपके रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो ख का तीसरा सही है। तो इसको लिखोगे कैसे? देखिए, इसको आप ऐसे लिखोगे, यहां पे आप डालोगे उत्तर। ठीक है, ये हो गया उत्तर। पहले का क, तो उत्तर में पहले का क, पहले का क का चौथा सही था ना, तो पहले का क का चौथा लिखोगे अध्यापक पूर्ण सिंह। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा अध्यापक पूर्ण सिंह। ठीक है, अध्यापक पूर्ण सिंह ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। इसके बाद ट्रिक का सही का निशान लगा देना है, ऐसे आपको काम करना पड़ेगा। इसी तरह ख वाला एक लाइन का छोड़ के गैप दे दीजिए। ख, ख का तीसरा सही था ना, तो ख का आप तीसरा ऐसे डालोगे। रामचंद्र शुक्ल था तो आप यहाँ पे लिखोगे रामचंद्र शुक्ल। जो ऑप्शन सही था उसको आपको लिखना पड़ेगा और उसके आगे सही का चिन्ह आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह आपको आगे प्रश्न करना पड़ेगा, एक एक लाइन का गैप दीजिएगा और सारा प्रश्न कर लीजिएगा। मैं आपको सारा क्वेश्चंस करके दिखा देता हूं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत सारे चांसेस हैं कि प्रश्न आपके एग्जाम में आए। तीसरा कि उसने कहा था कहानी के लेखक है। तो उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी जी हैं। मतलब कि ग का तीसरा सही है। तो उसी तरह आप लोग ग का तीसरा लिखिएगा, यहाँ पे आप लिखिएगा कि ग का क्या होगा? तीसरा सही होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे आपको लिखना है। अब आगे आप लोग लिख लीजिएगा, मैं पहले ऑब्जेक्टिव को बता देता हूं कैसे आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो ग का तीसरा हो जाएगा। इसी तरह घ का है कि राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो वह मेरे प्यारे बच्चों पृथ्वी पुत्र से लिया गया है। तो घ का दूसरा सही है, लिख दीजिएगा जैसे मैं बताया हूं। ड़ वाला है कि बहादुर कहानी के लेखक कौन है? तो बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत जी हैं। मतलब ड़ का चौथा सही होगा। इस तरह आप लोगों को करना है। अब आएंगे प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। दूसरा का क वाला है कि उर्मिला का वीर वर्णन साकेत महाकाव्य के किस सर्ग में है? ठीक है, तो किस सर्ग में है? 9वें सर्ग में है। तो दूसरा वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ख वाला कि कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है? तो वह है मेरे प्यार जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, मतलब तीसरा वाला। तो ख का तीसरा सही है, तो ख का तीसरा आप लोगों को लिखना पड़ेगा। मैं लिखने का तरीका बता दिया हूं, उसी प्रकार लिखना है। ग वाला है कि पलाशवन काव्य संकलन के जो प्रणेता है कौन है मेरे प्यार? वह है नरेंद्र शर्मा जी। मतलब चौथा जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। घवला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि क्षयवाद का नहीं है? चारों ऑप्शन में से कौन सा कवि क्षयवाद का नहीं है? वह है आपके अज्ञेय जी। मतलब घ का चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद ड़ वाला कि निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं। तो निशा निमंत्रण के रचनाकार इन चारों ऑप्शन में से कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो तीसरा वाला सही हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, 10 का 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने करा दिया आप लोगों को, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे इंपॉर्टेंट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से हो सकता है कि कम से कम 4-5 आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, इसको तो कवर कर लेना। अब आते हैं यहाँ पे तीसरा। इसमें ट्रिक होता है, इसमें नहीं आएगा तभी भी आप कुछ ना कुछ लिख सकते हो पास होने के लिए। कैसे? देखिए, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। 10 नंबर का है, आपका गद्यांश करना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, गद्यांश इसमें दो होता है, एक ये वाला गद्यांश है, अगर ये नहीं कर पाओगे तो अथवा करके देखिए, अथवा करके पीछे भी दिया है कि अगर ये नहीं कर पाते हैं तो अथवा करके एक और गद्यांश दिया है। दोनों में से कोई एक ही आपको मेरे प्यारे बच्चों करना है। मान लीजिए कि आपको ये वाला पहला वाला करना है। ठीक है, पहला वाला गद्यांश करना है, ये गद्यांश आपको नहीं आ रहा था, कैसे आप हल करोगे कि एग्जामिनर आपको 10 में 10 नंबर दे दे? इसका ट्रिक होता है, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, इसका क्या ट्रिक है? पहले लिखोगे, प्रश्न उत्तर संख्या पहले डालोगे, प्रश्न उत्तर संख्या आप तीसरा डालोगे, क्योंकि आंसर चेक करने से पहले एग्जामिनर हेडिंग को चेक करता है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख लीजिएगा प्रश्न उत्तर संख्या तीसरा। तो आप प्रश्न उत्तर संख्या तीसरा, इसके नीचे स्केल की सहायता से, मैं हाथ से खींच रहा हूं लेकिन आप स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर दीजिएगा। प्रश्न उत्तर संख्या तीसरा हो गया। अब आपको एक काम कीजिएगा कि संकेत लिखना पड़ेगा। संकेत से ये मालूम चलता है, एग्जामिनर मालूम कर लेता है कि कोई टॉपर ही लिखा होगा, उसे ये भी मालूम चल जाता है कि दोनों में से आपने कौन सा किया है। संकेत कैसे लिखा जाता है बताता हूं। देखिए, अगर ये वाला प्रश्न आपको करना है तो इसका संकेत कैसे लिखोगे? 2 लाइन आगे का लिख लो, जैसे भाषा स्वयं संस्कृति। तो भाषा स्वयं आगे का 2 वर्ड लिख लीजिए। भाषा स्वयं था तो आप यहां लिख लीजिए भाषा स्वयं। ठीक है, फिर डॉट 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 कर दीजिए और लास्ट की लाइन लिख दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। लास्ट लाइन क्या है यहाँ पे? कि आवश्यकता है।
तो लास्ट की लाइन यहाँ पे लिख देंगे आवश्यकता है, ताकि एग्जामिनर को मालूम चल जाएगा कि हाँ आपने कौन सा इसमें से गद्यांश किया हुआ है। आवश्यकता है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इसके नीचे दिए गए 5 प्रश्न हैं, पांचों प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना पड़ेगा। देखिए अब मेरे प्यार जो यहाँ पे पहला है संदर्भ, तो यहाँ पे आप लिखोगे संदर्भ। देखिए संदर्भ लिखोगे। अब मेरे प्यार जो संदर्भ लिखने का तरीका क्या है, अब देखिए संदर्भ में बोला है मेरे प्यार बच्चों, पहला प्रश्न है कि पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। इसी को हम लोग संदर्भ बोलते हैं, जिसमें पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम बताया जाता है, उसी को संदर्भ बोला जाता है। तो संदर्भ कैसे लिखोगे, देखिए संदर्भ में मेरे प्यार मैं ट्रिक आपको बता देता हूं और लिख लीजिएगा। इसमें आपके पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम बताना पड़ेगा। जैसे आपने एक गद्यांश पढ़ा, भाषा की बात है तो तुरंत आप जान जाओगे कि भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। अगर आपको नहीं मालूम है कि सच में यह भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, तो आपके किताब में बहुत चैप्टरों के नाम दिए गए हैं, किसी भी चैप्टर का नाम लिख दीजिएगा और किसी भी लेखक का नाम लिख दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे मैं इसका आंसर बता देता हूं। देखिए ये कैसे लिखोगे इसका आंसर, इसका आंसर लिखा गया है, देखिए संदर्भ है, प्रस्तुत गद्यांश प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भारत भाषा और आधुनिकता नामक निबंध से उद्धृत है। देखिए 2 में 2 नंबर मिला है, सेम उसी का आंसर है। लेकिन जब आपको मालूम नहीं रहेगा तो आप प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की जगह किसी का नाम लिख सकते हो, भाषा और आधुनिकता चैप्टर की जगह किसी दूसरे चैप्टर का नाम लिख देना, लेकिन लिखना जरूर आप, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या। अब रेखांकित अंश की व्याख्या, अब इसमें तो सही सही लिखा गया है, ये जो आप कॉपी देख रहे हो इसमें बिल्कुल करेक्ट किया गया है रेखांकित अंश की व्याख्या, लेकिन आपको तो आ नहीं रहा है, तो आप कौन सा दिमाग लगाओगे, तो रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए कौन सा आप ट्रिक लगाओगे मेरे प्यार। तो देखिए सिंपल ट्रिक ये लगाइएगा, लिखिएगा कि लेखक कहते हैं कि भाषा एवं संस्कृति का एक अटूट अंग है। इस लाइन को जैसे है सेम टू सेम वैसे छाप देना है, जैसे वैसे लिख देना, यहां तक अटूट अंग है। अब उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा कि भाषा में संस्कृति का अटूट अंग है, उसके बारे में कुछ ना कुछ अपने से बनाकर लिखना, ठीक है। जहां तक लिख देना वहां पे फुल स्टॉप लगा देना, खड़ी पाई लिख देना। इसके बाद संस्कृति परंपरा से निश्रित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है, इस लाइन को फिर दोबारा आप उतारना, ठीक है। दोबारा उतारने के बाद फिर इसके बारे में कुछ ना कुछ अपने से बनाकर समझाना, फिर उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है, इस लाइन को उतारना और उसके बारे में कुछ ना कुछ बना के लिखना। ये हो गया आप लोगों का मेरे पास जो रेखांकित अंश का व्याख्या। अगर इसका करेक्ट में आंसर चाहते हो कि इसका रेखांकित अंश का व्याख्या क्या होगा, तो यह होगा मेरे प्यारों, जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर इसका सलूशन रियली में चाहते हो तो इसका रियली में सलूशन है, आप नोट कर लो। बाकी पास करने का तरीका तो मैं बता ही रहा हूं आप लोगों को, क्लियर है। चलिए देखिए यही 2 प्रश्नों में से पहला प्रश्न में दिक्कत होता है मेरे प्यारों, कि पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम, बाकी व्याख्या तो अपने से कर ही लोगे। बाकी नीचे का जो 3 प्रश्न होता है वो तो इसी में से मिल जाता है। देखिए कि नए शब्दों की खोज क्यों आवश्यक है, तो देखिए मेरे प्यारों नए शब्दों की खोज क्यों आवश्यक है, इसमें लिखा हुआ मिलेगा कि इसके लिए नए प्रयोगों नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। तो लो इसका आंसर तो इसी में से मिल गया, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान है, बस पहले में ही दिक्कत होता है शीर्षक और लेखक का नाम पहचानने में, बाकी सारा का सारा आंसर इसी में से मिल जाता है मेरे प्यारों। इतना सिंपल होता है गद्यांश को सॉल्व करना। आगे का प्रश्न पढ़ेंगे, देखिए अगला प्रश्न भी इसी में से मिल जाएगा। देखिए या मैं पढ़ लेता हूं, अगला प्रश्न है संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है। अब इसका उत्तर इसी में से मिलेगा कि संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है मेरे प्यारों। तो पहले ही लाइन पढ़िए कि भाषा एवं संस्कृति का एक अटूट अंग है, बस इसका आंसर हो गया। पहली ही लाइन में इसका आंसर मिल गया मेरे प्यारों कि भाषा एवं संस्कृति का एक अटूट अंग है। तो तीसरा वाला प्रश्न भी 2 नंबर का क्लियर हो गया। एक प्रश्न और है, देखिए मैं पढ़ के सुनाता हूं। यहाँ पे देखिए मैं प्रश्न दिखाता हूं। देखिए यह प्रश्न है कि इसके लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। किसके लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है, इसका उत्तर भी सेम इसी में से मिलेगा। देखिए इसका उत्तर भी सेम इसी में से मिलेगा मेरे प्यारों। देखिए बोला है कि सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। लो हो गया कि नहीं, पांचों के पांचों उत्तर मैंने बता दिया। बस आप कंफ्यूज होंगे तो पहले वाले में कि पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम पहचानने में बस आपको दिक्कत होगा, बाकी 8 नंबर कहीं नहीं गया है। लेकिन उसको भी आप लिख दोगे तो एग्जामिनर 1 नंबर भी दे देगा, तो 9 नंबर आपको कहीं नहीं गया है। गद्यांश इसी तरह सॉल्व किया जाता है और सेम टू सेम पद्यांश भी इसी तरह सॉल्व किया जाता है। अगला प्रश्न वही है पद्यांश। देखिए प्रश्न नंबर चौथा भी मेरे प्यार जो पद्यांश ही है
कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर का भी है। पद्यांश कैसे आप लिखोगे मैं आपको दिखा देता हूं, मैं लिख के लेकर आया हूं, तो मैं सही से पहले दिखा देता हूं हेडिंग कैसे डालोगे, फिर बनाने का तरीका मैं खुद आपको बता दूंगा। देखिए पहले प्रश्न उत्तर संख्या चौथा का अथवा किया हूं, तो चौथा का अथवा आपको हेडिंग डाल लेना है। ठीक है, अब देखिए आपका मन करे कि नहीं मैं चौथा का अथवा नहीं करूंगा, यही करूंगा, तो यही कर लीजिए। प्रश्न उत्तर संख्या चौथा डाल लीजिए और संकेत तो बनाना जानते हो कि कोई प्यारा, ये पहली लाइन हो गया, डॉट 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 करते चूमना चाहती है, संकेत से मालूम चल गया। अब देखिए उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। संदर्भ में वही मेरे प्यारे बच्चों आप वैसे ही लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का शीर्षक किस चैप्टर से लिया गया और इसके लेखक कौन है। ठीक है, तो आपको मैंने ट्रिक बता दिया कि अगर नहीं आपको मालूम है तो किसी भी चैप्टर का नाम लिख सकते हैं और किसी भी लेखक का नाम लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी लेखक और किसी भी चैप्टर का नाम लिख दीजिए, पहला ही बस आपका क्वेश्चन डाउट में रहेगा, बाकी पूरा का पूरा आंसर दे दोगे। देखिए दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश पर राधा ने अपनी तुलना किससे किया है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश बराबर अपनी तुलना किसी के बना के आप लिख सकते हो। देखिए आप लिख सकते हो फूलों से तुलना की है, आप लिख सकते हो डालों से तुलना की है। ठीक है, इस तरह आप कुछ भी लिख सकते हो, कमल से तुलना की है, अपने दिमाग से कुछ भी लिख सकते हो। तीसरा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या करने का तरीका मैं बताया हूं कि पहले जहां तक अंडरलाइन दिया गया, देखिए कोई प्यारा कुसुम कुमला गे में जो पड़ा हो, इस लाइन को पहले आप जैसे वैसे नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर लिखा गया कि कवि कहता है कि, कवि कहता है कि मेरे प्यार बच्चों, तो आप एक चीज और बता देता हूं, जो मेरे प्यार बच्चों ये पद्यांश का संदर्भ आपने लिखा है, तो मैंने कहा कि किसी भी लेखक का नाम लिख दीजिएगा। तो पद्यांश में लेखक नहीं होते हैं, पद्यांश में कवि होते हैं, इतना याद रखिएगा। तो जब भी लिखिएगा तो कवि का नाम लिखिएगा, ये नहीं कि लेखक का नाम लिखे, क्योंकि ये पद्यांश है, पद्यांश को कवि लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कवि का नाम लिखिएगा और जो चैप्टर का नाम लिखिएगा वो पद्यांश का किसी चैप्टर का नाम होना चाहिए, ना कि गद्यांश का किसी चैप्टर का नाम लिख दें, तो गलत हो जाएगा। तो समझ में आ गया आप लोगों को, रेखांकित अंश की व्याख्या समझ में आ गया। पहली लाइन उठाइए अपने से बना के कुछ लिखिए, फिर दूसरी लाइन जैसे वैसे उठा के लिखिए, अपने से बना के कुछ लिख दीजिए, उसके बारे में हो गया। इसके बाद है श्री कृष्ण के कमलवत चरणों में कौन चूमना चाहता है। तो मेरे प्यार जो देखिए कमल पग को चूमना चाहता है, मतलब कमल के जो पग है वो चूमना चाहता है, इसका आंसर यही मिल गया। फिर है कि राधा पवन दुतिका से मुरझाए पुष्प के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती है। तो लिख दीजिएगा अपना, ये संदेश देना चाहती है कि पवन पतला फूल सी एक बाला मलान हो कमल पग में चूमना चाहती है। तो दो लाइन अपने से इसको ऐड कर लेना, अपने से बना के लिख देना, इसका भी आंसर आपको कंप्लीट हो जाएगा। अपने से बना के भी लिख दोगे तो यहां से 10 नंबर आपको मिल जाएगा। क्लियर है, चलिए तो गद्यांश पद्यांश ट्रिक से मैंने बता दिया, ट्रिक से, बाकी इसका सही आंसर तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। आगे देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न नंबर 5वां मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनके प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चों ये आप लोगों का आ गया साहित्यिक परिचय। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, साहित्यिक परिचय लिखने का तरीका यही है, जैसे यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या 5वां डाला गया है, 5वें का हजारी प्रसाद द्विवेदी का किया गया है पहला। देखिए कितना अच्छे से लिखा गया है, सूक्ष्म परिचय लिखा गया है, फिर साहित्य पर, ये तो करेक्ट लिखा गया है। देखिए मैं दिखा भी देता हूं, अगर जितने बच्चे नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं, जितने बच्चे नोट करना चाहते हैं इसको रोक के नोट कर सकते हैं, ये पूरा सही सही लिखा गया है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आपको कुछ तो आ नहीं रहा है, तो आप कैसे लिखोगे। आप सब कुछ तो लिख ही लोगे, बस आपको दिक्कत होगा जन्म में कि जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो देखिए जन्म कुछ भी नहीं मालूम है तो कोई भी डेट लिख देना। ठीक है, अगर गांव का नहीं मालूम है तो किसी भी गांव का नाम लिख दीजिए, लेकिन आपको लिख के आना, कोई पॉइंट छोड़ना नहीं, अपने से बना बना के आप लिख सकते हो। बाकी अगर याद है तो बिल्कुल सही लिखना, नहीं याद है तो आप कोई भी वर्ड यहाँ पे जरूर इस्तेमाल कर देना, आपको नंबर पूरा मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, एक नंबर कटने वाला नहीं है। तो आप लोगों की यही दिमाग लगाना है। ठीक है, अब बाकी अपने से बना के लिखो देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए मैं दिखा देता हूं कि किस प्रकार लिखा जाता है। इसके बाद एक कवि का है मैथिली शरण गुप्त का, ये भी आपका 5 नंबर का आता है कि निम्नलिखित कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए 5 नंबर का आता है। यहाँ पे लिखा गया है मैथिली शरण गुप्त जी का, दूसरे वाला। तो मैथिली शरण गुप्त जी का कैसे जीवन परिचय लिखा गया आप देख सकते हो। पहले जीवन परिचय, 1886 में जन्म हुआ उनका, मृत्यु 1964 में हुआ। देखिए कितना सजा के लिखा गया है, एग्जामिनर 1 नंबर नहीं कर सकता आपका। लेकिन अगर आपको वही चीज नहीं मालूम है तो बना के तो लिखोगे, लेकिन जन्म का नाम मालूम नहीं रहेगा कि जन्म किस सन में हुआ, मृत्यु कब सन में हुआ, पिता का नाम क्या है, तो कुछ भी अगर आपको मालूम है तो आप बना के जरूर लिख देना, लेकिन क्वेश्चन छोड़ के मत आना। इसका यही सिंपल ट्रिक है, और क्या करोगे, नहीं मालूम है तो बना के ही लिखना पड़ेगा आपको, अन्यथा मालूम है तो सही से लिखना। इसके बाद मेरे प्यार जो ये देखिए अगला है कि लाठी तथा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ये तो 100% आने वाला है, लाठी और ध्रुव यात्रा। तो देखिए लाठी और ध्रुव यात्रा मेरे प्यारों को एक बार में दिखा देता हूं। देखिए पंच लाइट मैंने कहानी का लिखा है, अगर ये नहीं कर पाओगे, देखिए बोला है
कि लाठी और ध्रुव यात्रा नहीं कर पाओगे तो अथवा करके पीछे दिया हुआ है कि आप पंचलाइट कहानी का सारांश लिख सकते हैं। तो मेरे पंचलाइट कहानी का सारांश ही लिखा है मेरे प्यारे बच्चों। तो एक बार आप इसको अगर एक बार पढ़ लोगे ना अपने दिमाग में, एक कहानी है, एक बार पढ़ लोगे तो कहानी तो किसी भी तरह से बना के लिखी जा सकती है। तो एक बार कहानी को जरूर देख लेना, क्योंकि ये कहानी फिक्स होता है कि पंचलाइट का आएगा ही, बहादुर का आएगा। ठीक है, तो पंचलाइट बहादुर दो कहानी अगर आपने से एक बार भी पढ़ लेते हो ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आप बना के लिख दोगे, इस बात की गारंटी है। क्लियर है? चलिए आगे के प्रश्न देखते हैं। ये तो आपका खंड काव्य, ये तो फिक्स होता है, ये तो आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज आता है। तो आप देख लीजिएगा कि आपके जिला में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है, वही आपको एग्जाम में करना है। तो आज ही देख लो पहले कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, तो आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है, वही एग्जाम में करना है। अभी आप नोट कर लो इसको। तो ये तो भाई देखो, श्रवण कुमार, रश्मि रथी, त्यागपति, आलोक वृत्त, इतने सारे हैं। तो सबका मेरे प्यारों जो अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में रोल है। सत्य की जीत, मुक्ति ज्ञ, सब अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में पूछे जाते हैं। अब आएगा खंड ख। खंड ख है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब मेरे प्यार जो संस्कृत का अनुवाद कैसे करो, दो इसमें दिया है, अगर ये वाला करना चाहते हो कर लो, अन्यथा ये वाला कर लीजिए। 7 नंबर का है, इसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है। कैसे किया जाता है देखिए, सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या, पहले खंड ख डालोगे, प्रश्न उत्तर संख्या 8वें का अथवा, मान लीजिए ये वाला आपको करना है, तो पहले आप संकेत डालिए, महामानव विद्वान उपस्थित एवं, तो पहले 2 वर्ड यहाँ का लिखा आपने, फिर लास्ट की लाइन लिखा संकेत के तौर पे, ताकि एग्जाम को मालूम चले आपने कौन सा किया है। इसके बाद संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश संस्कृत दीर्घदर्शिका के महामना मालवी पाठ से उतरित है। तो ये संस्कृत दीर्घदर्शिका के, ये तो सेम वर्ड होगा, बस चैप्टर का नाम आपको मालूम होना चाहिए। जैसे यह महामना मालवीय पाठ से अवतरित है, आपको नहीं मालूम है तो किसी का भी नाम लिख सकते हो, संस्कृत का किसी का नाम लिख देना, हो जाएगा। अनुवाद में देखिए, इसका अनुवाद आप देख पा रहे हो मेरे प्यार, यह है इसका अनुवाद मेरे प्यार जो रियल तो यह है कि महामानव मालवीय जी विद्वान वक्ता, धर्मात्मा नेता और चतुर पत्रकार थे, किंतु इनका सर्वोच्च गुण लोक सेवा ही था। जहां कहीं भी ये लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, वहीं शीघ्र उपस्थित होकर सभी प्रकार की सहायता करते थे। प्राणियों की सेवा इनका स्वभाव ही था। अगर मेरे प्यारों अगर आपको नहीं आ रहा है इसका आंसर बनाना, तो आप क्या करोगे, तो मेरे प्यारों आप सिंपल ये कीजिएगा कि आपके इस पेपर में पैसेज दिया था गद्यांश, इसी गद्यांश को बीच में से कहीं से उठाकर और लास्ट की लाइन तक लिख देना। यही 4-5 लाइन लिख दोगे तो एग्जामिनर को मालूम चलेगा कि आपने इसका अनुवाद किया हुआ है और आपको नंबर दे देगा। नहीं मालूम तो यही करोगे ना, बाकी रियल आंसर तो मैं दिखा ही रहा हूं आपको। नहीं मालूम रहेगा तो आप इसी तरह दिमाग लगाओगे। ठीक है, प्रश्न 8वां हो गया। इसी तरह 8वां का ख, पद्यांश भी है, तो पद्यांश भी सेम इसी तरह करना है मेरे प्यारों। पद्यांश में भी यही ट्रिक आपको लगाना है कि 2 दिया है अथवा करके, आप ये तो ये कीजिए या तो ये कीजिए। मैं ट्रिक आपको बता दिया हूं, कैसे लिखोगे देखिए, पहले आप संकेत लिख देना है, फिर संदर्भ में तो वही रहेगा आपका संस्कृत दर्शिका के महामानवीय मालवीय पाठ से उद्धृत है, मतलब महामानवीय चैप्टर से ये भी लिया गया है। अगर आपको नहीं मालूम है तो क्या करोगे, किसी भी चैप्टर का नाम लिख देना, हो जाएगा काम आपका। अनुवाद रहे बात, देखिए इसका ये रियल अनुवाद है, ये इसका रियल अनुवाद है, लेकिन आपको नहीं मालूम रहेगा तो आप मेरे प्यारे बच्चों यही काम कीजिएगा। जैसे ये आपका अपठित गद्यांश दिया है, इसी बीच में से आप यहां से लेकर और यहां तक आप उतार देना, समझेंगे लोग कि उसी का अनुवाद किया गया है, बात खत्म। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? बाकी ये आपका लोकतिया मुहावरा है, तो इसको तो आप लोगों को खुद बना के लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ ईट से ईट बजाना, तो आपको लिखना पड़ेगा ईट से ईट बजाना का मतलब होता है फुर्ता नष्ट कर देना। वाक्य प्रयोग, अपने पिता के कत्ल का बदला लेने के लिए रघुवीर ने रोहन के घर की ईट से ईट बजा दी। तो ये सारी चीजें तो अपने से करना पड़ेगा। इसी प्रकार देखिए, ये आपका अपठित गद्यांश आता है 5 नंबर के लिए। अपठित गद्यांश सेम जैसे गद्यांश मैंने बताया, उसी तरह यह अपठित गद्यांश भी है। ठीक है, वो आपकी किताब का है, पठित होता है, बाकी रूल तो आप लोगों का सेम वही लगने वाला है। तो आप लोग जो रूल उसमें बताया हूं वही रूल इसमें भी अप्लाई कर देना, आप लोगों का काम मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये सारी चीजें क्वेश्चन अपने से करना पड़ेगा आपको, ट्रिक वाली कोई बात नहीं है। अब ये देखिए, ये चीज तो आप आज ही याद कर लो। देखिए रस, छंद, अलंकार, ये 3 टॉपिक तो फिक्स होता है। इसमें क्या बनाकर लिखोगे, इसमें उदाहरण सहित मांगता है, तो ये 6 टॉपिक आपको क्लियर कर लेना, मतलब 6 नंबर का 3 ही टॉपिक है, तीनों टॉपिक को जरूर से जरूर क्लियर कर लेना, हो जाएगा आप लोगों का। मेन रह गई बात यहाँ पे कि 6 नंबर का आता है आप लोगों का पत्र लेखन और 9 नंबर का आता है आप लोगों का निबंध। तो पत्र लेखन 9, 6, 15 नंबर का ट्रिक से आप लिख सकते हो, आप ट्रिक से लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। जैसे विद्यालय के प्रधानाचार्य को शिक्षक पद पर अपनी नियुक्ति आवेदन पत्र लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, देखिए मैं दिखा भी देता हूं, मैं लिख के लेके आया भी हूं, ताकि आपको ये मालूम चल जाए आइडिया कि आपको कैसे लिखना है। पहले प्रश्न उत्तर संख्या 13 डालिए। किसी का भी अगर पत्र लेखन लिखना है तो पत्र लेखन को नोट कर लीजिए। जैसे विद्यालय के प्रधानाचार्य को शिक्षक पद पर अपनी नियुक्ति पत्र लिखना है, तो पहले आप हेडिंग बना लीजिए। इसके बाद सबसे पहले आप डालोगे सेवा में,
सबसे पहला आपका यही काम होना चाहिए सेवा में। इसके बाद दूसरा नंबर पे होता है कि ऊंचा पद, जिसको पत्र लिख रहे हो, तो भाई आप इसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिख रहे हो, तो प्रधानाचार्य सबसे ऊंचा पद है, तो उनको लिख रहे हो तो उनका नाम होना चाहिए प्रधानाचार्य महोदय। तीसरे स्थान पे आता है संस्था का नाम, जहां पे वो है, तो भाई विद्यालय कहाँ पे आपका है, तो चित्रकूट इंटर कॉलेज में है। तो 3 पॉइंट तो आपका समझ में आ गया कि पहला बात सेवा में, दूसरा पॉइंट होना चाहिए किसी भी लिख रहे हो, किसी का भी पत्र लेखन लिख रहे हो, यही रूल फॉलो होगा। पहला सेवा में, दूसरा ऊंचा पद जिसको पत्र लिख रहे हो, तीसरा संस्था का नाम जहां पत्र भेज रहे हो, चौथा पे होता है शहर का नाम कि किस शहर में वो संस्था है, पांचवा होता है विषय कि किसके विषय पे ये आप पत्र लेखन लिख रहे हो, फिर छठवां होता है संबोधन, संबोधन में महोदय लगाया जाता है, महोदय फिर कामा, फिर बीच में होता है मेरे प्यार जो कंडीशन कि किस कंडीशन के बारे में आप यह पत्र लेखन लिखो, तो कंडीशन तो अपने से बना के लिख लेना। फिर लास्ट में आपका कौन सा रूल लगता है, लास्ट में बस आपका रूल जो है लास्ट लाइन लिखा जाता है, उसमें होता है 7वें नंबर पे धन्यवाद। कोई भी लिख रहे हो धन्यवाद जरूर देना, जैसे यहाँ पे धन्यवाद दिया गया है। 7वें के बाद 8वां आता है आपका आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है, या आपका आज्ञाकारी मित्र, ठीक है। फिर 9वें पे आता है नाम, अपना नाम, नाम नहीं लिखा जाता है, क ख ग लिख दीजिएगा। 10वें पे आता है कक्षा, किस कक्षा में पढ़ते हो, आपके क्लास कौन है, ठीक है। फिर अगर उस प्रकार का है तो आप रोल नंबर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों के यही मेन कीवर्ड है, इसी तरह लिखा जाता है मेरे प्यार बच्चों। इसके बाद मेरे प्यार तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला है आप लोगों का निबंध। देखिए निबंध में क्या होता है, एक ही ट्रिक निबंध में लगता है। देखिए 1 2 3 4 5, 5 निबंध है, 5 में से किसी एक विषय पर निबंध करना है। निबंध का मतलब होता है कि 9 नंबर अगर आपको चाहिए निबंध में, तो कम से कम आपके निबंध में 5 से 6 हेडिंग होना चाहिए। पहली हेडिंग मेरे प्यारों जो प्रस्तावना होना चाहिए, जो बिल्कुल सही होना चाहिए। पहले हेडिंग प्रस्तावना आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, और लास्ट की हेडिंग आपका उपसंहार होना चाहिए, यह भी हेडिंग आपको बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो प्रस्तावना और उपसंहार ये 2 हेडिंग बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। बाकी 5 हेडिंग बना लीजिए, जैसे मैंने लिखा हूं यहाँ पे बेरोजगारी के कारण निवारण पे, तो पहली हेडिंग प्रस्तावना देख सकते हैं। फिर मैंने बेरोजगारी का अर्थ हेडिंग बना के लिखा है। तीसरा मैंने हेडिंग यहाँ पे डाला है बेरोजगारी के कारण क्या है, ठीक है। फिर उसके कारण में मैंने कुछ पॉइंट लिखा है, जनसंख्या वृद्धि, कुटीर उद्योग में गिरावट, मौसमी व्यवस्था। फिर बेरोजगारी को दूर करने के उपाय मैंने लिखा है, ठीक है, कि किस तरह हम बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं उसका उपाय। फिर लास्ट में देखिए मैंने यहाँ पे उपसंहार जरूर से जरूर लिखा हूँ, ठीक है। अब देखिए 9 में 9 नंबर एग्जाम दिया है, पूरा का पूरा पास हो गए हैं। तो मैंने ट्रिक आपको बता दिया। अब ये ट्रिक जो जितना मैंने बताया, अगर उसको रूल फॉलो कर लोगे, अगर नहीं आपको कुछ भी आ रहा है, तो आप 70 से 75 में बिल्कुल आसान तरीके से ला सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान तरीके से ला सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।